कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोग ये ऑनलाइन क्लास गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं पादपों में खनिज पोषण का पहला भाग। ये टॉपिक बायोलॉजी के 8वें चैप्टर से है। हमने इससे पहले वाष्पोत्सर्जन के बारे में डिस्कस किया था। वाष्पोत्सर्जन या पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जनन और जनन की प्रक्रिया से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करने के लिए इसी चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोज़ का अवलोकन आप जरूर देख करें। तो प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये पादपों में खनिज पोषण। पादप अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, वृद्धि करने के लिए बाह्य माध्यम से, हम ये कह सकते हैं जड़ों के माध्यम से, विशेष तत्वों का, विशेष पदार्थों का अवशोषण करता है जो इसके जीवन चक्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उन्हीं तत्वों को पोषण नाम दिया जाता है। क्या कहलाएगा? ये न्यूट्रिशन है। किसके लिए? प्लांट के लिए। क्यों करेगा? वृद्धि के लिए और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। तो इन पदार्थों के अभाव में कभी भी पादप की संपूर्ण वृद्धि नहीं हो पाएगी, उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा, लाइफ टाइम इसका अधूरा रह जाता है। तो हम इनको क्या नाम देते हैं? पोषण। लिख सकते हैं आराम से अपन सजीवों में या जीवों में। सजीव लिखे तो और बेटर होता है। सजीवों में जीवन चक्र एवं वृद्धि हेतु आवश्यक पदार्थ जो कि बाह्य वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये पोषण कहलाते हैं। अब चूंकि जंतु पादपों पर निर्भर है, इसलिए जंतु अपना कंप्लीट पोषण पादपों से ग्रहण करता है और पादप उसको वातावरण से ग्रहण करता है। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पादपों में पोषण की विधि क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि ये किस माध्यम में परिवर्तित होते हैं और जंतु इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक हो जाएगा। अब बात आती है, पोषण की बात कंप्लीट होगी कि ऐसे पदार्थ जो जीवन चक्र के लिए जरूरी हो। अब खनिज पोषण किसको कहेंगे? खनिज पोषण मूल रूप से जमीन से प्राप्त होंगे, जो जड़ के द्वारा प्राप्त होकर के पौधों के विभिन्न उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं परपोषी जीव और दूसरे होते हैं स्वपोषी जीव। ऐसे जीव जो अपना पोषण, खाद्य पदार्थ दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, चाहे वो पादप ही क्यों नहीं हो तो जंतु क्यों नहीं हो, तो उसको हम नाम देते हैं परपोषित जीव। और स्वपोषी उनको कहा जाता है जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण स्वयं निर्मित करते हैं। क्या कहलाता है? स्वपोषी। जैसे पादप क्या है? स्वपोषी है। कुछ पादप ऐसे हैं जो कि अपवाद स्वरूप हैं, वो परपोषी के रूप में व्यवहार करते हैं, जैसे अमरबेल का होता है। लेकिन अधिकांश पादप कैसे हैं? स्वपोषी हैं। किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं? ये जड़ के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पानी के द्वारा ग्रहण की जाती है, उसकी सहायता, किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या निर्मित होगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा और उस कार्बोहाइड्रेट की सहायता से फिर लिपिड का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, विटामिन का निर्माण होगा। इन सब के लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की संश्लेषण क्रिया के द्वारा चूंकि पादप अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, खाद्य पदार्थ स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए उनको क्या नाम देते हैं? स्वपोषी कहते हैं। पादपों में भी पोषण की आवश्यकता होती है। जंतुओं में तो हम पढ़ नहीं रहे, हम खाद्य पदार्थ खाते क्यों?
खाता है क्योंकि अपनी उपापचय क्रिया को कंप्लीट करना है। तो क्या पादपों में भी स्वयं इसी प्रकार की प्रक्रिया चल रही है या नहीं होती? तो चूंकि पादप भी जीव हैं इसलिए उनमें भी उपापचय क्रिया होती है और उनमें भी पोषण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का सबसे पहले विश्लेषण किया था डी शॉसर के द्वारा 1804 में, 1804 में डी शॉसर के द्वारा। उसके बाद में वॉन सॉक्स ने भी 1860 में बताया था कि पादपों में भी जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पादपों में पोषक तत्वों की उपलब्धता की अनिवार्यता या आवश्यकता होती है, हम पता कैसे लगाएं? कैसे पता लगाएंगे कि इस पादप को एक विशेष तत्व मैग्नीशियम की आवश्यकता है, सोडियम की आवश्यकता है, या फिर इनको ये कार्बनिक तत्वों की आवश्यकता है या अकार्बनिक की आवश्यकता होती है, पता कैसे लगाते हैं? तो इसके अध्ययन करने की मुख्य रूप से 3 विधि है। पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के अध्ययन करने की विधियाँ कितनी हैं? 3। एक विधि कहलाती है पादप भस्म विधि, दूसरी विधि कहलाती है बालू संवर्धन विधि, तीसरी विधि जो कहलाती है उसको नाम देता है जल संवर्धन विधि। कितनी विधियाँ हो गई? 3 प्रकार की विधियों के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पादपों को कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पादप भस्म, प्लांट एस एनालिसिस प्रोसेस क्या होती है। पादप भस्म विधि के अंतर्गत पादप भस्म विश्लेषण, इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, कैसे करेंगे हम? सबसे पहले कोई पादप भाग लेते हैं। क्या लेंगे? पादप भाग। अब चूंकि ये पादप भाग जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, इसका हम संपूर्ण भार ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? संपूर्ण भार। जैसे 100 ग्राम हुआ, 200 ग्राम हुआ, 200 किलो हुआ, संपूर्ण भार हमने इसका ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत इसको 70 से लगा करके 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तापमान कितना हुआ? 70 से 80 डिग्री। इस ताप पर ओवन में रखा जाता है। ओवन में 2 दिन तक रखना। कितने दिन तक रखेंगे? 1 से लगा के 2 दिन तक रखना। अब इसको रखने से क्या होगा? तापमान निश्चित है, 70 से 80 डिग्री, गर्म हो रहा है। इस गर्मी के कारण, उष्मा के कारण इस पादप भाग में जितना जल होगा वो संपूर्ण जल वाष्पीकृत होकर के बाहर निकल जाएगा। अब हम 2 दिन के बाद में इस ओवन से इस पादप भाग को बाहर निकालेंगे तो वो सूखा हुआ होगा, क्योंकि इसमें से जल है वो बाहर निकल चुका है। अब यदि हम इसके भार को ज्ञात करने जाएं तो भार इसका कम होगा। जितनी जल की मात्रा थी वो पूर्ण रूप से बाहर निकल चुकी है। किस रूप में? वाष्प के रूप में। तो अब जो भार होगा वो क्या कहलाएगा? शुष्क भार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुष्क भार। अब कितना भी हो सकता है जल, हमें पता है कोशिका का 68% भाग होता है, 68 से लगा करके ये 95 तक हो सकता है। तो जितना भाग होगा वो पूरा पूरा जल का बाहर निकल जाएगा, उसी अनुपात में उसका शुष्क भार प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं 68% है, 100 ग्राम हमने पादप भाग लिया था, 68% जल है तो जल बाहर निकल गया, पीछे कितना रहा? 32 ग्राम। तो ये क्या कहलाएगा? इसका शुष्क भार कहलाएगा। अब इस शुष्क भार में क्या क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक पदार्थ है। तो हम क्या करेंगे कि इसको लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। अब इतने ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो वो जलेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें से क्या होगा? जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं जो किससे मिलके बने हुए होते हैं? कार्बन से मिलके बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक यौगिक क्या होता है? जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ में क्या होगा? सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है। तो इनको नाम देते हैं कार्बनिक यौगिक, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बन के बने हो। उसके साथ में ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है,
या कोई अन्य तत्व विषम तत्व के रूप में उपस्थित हो सकता है। तो जब हम इस शुष्क भार को गर्म करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके किस रूप में बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। हो गया कंप्लीट। नाइट्रोजन जितनी भी होगी वो हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके किस रूप में बाहर निकलेगी? अमोनिया के रूप में। कितने तत्व निकल गए? 2। फिर तीसरे तत्व के रूप में बाहर क्या निकलेगा? सल्फर होगी, वो किस रूप में निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। अब मान लो इसके साथ में मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम तो कार्बनिक यौगिक में नहीं है, अकार्बनिक हुआ। इसके कारण ये किसी के साथ में क्रिया करके बाहर नहीं निकलता। इसीलिए अब यहाँ पर जब हम इसको गर्म कर लेंगे तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, यानी गैसीय रूप में परिवर्तित होकर के बाहर निकल जाता है। शेष भाग होगा वो पादप भस्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पादप भस्म। और इस पादप भस्म क्या क्या होंगे? जितनी भी प्रकार के अकार्बनिक यौगिक हैं, कौन से? अकार्बनिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि प्रकार के, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अकार्बनिक तत्व उपस्थित होते हैं। इसको क्या नाम देंगे? पादप भस्म देते हैं। जब तक पादप भाग के अंदर कार्बन था, कार्बन उपस्थित था, तब तक वो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण काले रंग का धुआं देता है। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से बाहर निकल गई तो उसके बाद में अब उसका काला रंग नहीं होगा, बल्कि वो हल्की मटमैली रंग की राख बनती है। उस राख को ही क्या नाम देते हैं? पादप भस्म देते हैं। उसमें क्या उपस्थित होंगे? अकार्बनिक तत्व। तो पोषक तत्व मुख्य रूप से अकार्बनिक तत्व ही होते हैं, उसी के यौगिक फॉर्म के रूप में होते हैं। हम इस पादप भस्म का विश्लेषण करके ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होता है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किए होंगे, उसमें क्लोराइड का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? परख नली में थोड़ा सा लवण लेते हैं। तो यहाँ पर लवण प्रारूप में क्या हुई? पादप भस्म। उसमें बहुत सारा तत्व है, लेकिन हमें टेस्ट किसका करना है? क्लोराइड का टेस्ट करना है। उसका एक जलीय विलयन बनाएंगे हम। जलीय विलयन बनाने के बाद में क्या डालेंगे? उसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। तो यदि क्लोराइड उपस्थित है तो कैसा अवक्षेप आता है? श्वेत अवक्षेप आएगा। अब आप कहोगे साहब कि पादप भस्म तो वैसे भी श्वेत रंग की होती है, मटमैली रंग की होती है, तो फिर अवक्षेप आएगा कैसे? तो करना कैसे होता है इसको कि इसको पादप भस्म लेकर के जल के अंदर उसको विलय करना है, विलयन बनेगा, फिर उसको कुछ समय तक के लिए स्थिर रखना है, 2 से 3 घंटे तक। तो स्थिर रखने से क्या होता है? स्थिर रखने से एक तो जलीय परत बन जाती है और बाकी अवशेषी भाग नीचे जम जाता है। उस जलीय विलयन ही तो रंगहीन होता है, क्योंकि जलीय विलयन जितने भी लवण हैं वो किस में घुल जाएंगे? अब इस जल में घुल जाएंगे। तो मैं यदि इस जल को दूसरी परख नली में लूँ तो वो कैसा होगा? रंगहीन होगा, सीधी सी बात है। लेकिन उसमें पादप भस्म के तत्व जो विलय प्रारूप में है वो शामिल होंगे। अब मैं यदि इस टेस्ट ट्यूब में AgNO3 मिलाता हूँ तो क्लोराइड उपस्थित होने पर AgNO3 के साथ में क्रिया करेगी, AgCl बनेगा। AgCl का विलयतक गुणनफल कम होने के कारण वो अवक्षेपित हो जाएगा। तो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस पादप भस्म में क्लोराइड उपस्थित है। अब कितना है ये नहीं पता लगा सकते, लेकिन उपस्थित है ये हम पता लगा सकते हैं। तो इस पादप भस्म विश्लेषण के द्वारा किसी भी पादप भाग में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहा है अथवा अकार्बनिक तत्वों की उपस्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। किसका? उपस्थिति कहाँ उपस्थित है, क्या कार्य करता होगा हम इसको नहीं बता सकते कि मैग्नीशियम है वो पौधे में क्या कार्य करेंगे, इसकी अनुपस्थिति से क्या होगा, यदि ये अधिक मात्रा में मिल जाए तो पादप में कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम इस विधि के द्वारा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ये पता नहीं लग रहा है। हम केवल क्या पता लगा रहे हैं कि उपस्थित है अथवा नहीं है। तो ये था पहला मेथड जिसके द्वारा हम पादपों में
किसी भी अकार्बनिक तत्व की उपस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल कितने स्टेप हुए? पहला संपूर्ण भाग, फिर उसको निश्चित समय तक निश्चित ताप पर ओवन में गर्म करना, जिससे जल वाष्पीकृत हो जाता है, शुष्क भार प्राप्त होगा। उसको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विशिष्ट भट्टियों में उसको गर्म करेंगे, तो विभिन्न प्रकार के कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर उनके ऑक्साइड में रूपांतरित होकर के वाष्पीकृत हो जाता है। शेष भाग जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? पादप भस्म कहलाता है। सेकंड विधि है बालू संवर्धन। बालू संवर्धन प्रयोग के अंतर्गत हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेत लेंगे। इस रेत के अंतर्गत कई प्रकार के खनिज पोषक उपस्थित होते हैं। तो हम ऐसी रेत में जब किसी पौधे को उगाएंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि इस पौधे में कौन से तत्वों की कमी हो रही है, उस तत्वों का कार्य क्या है, क्योंकि उसमें पहले से सभी पौधे तत्व उपस्थित है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस रेत के अंदर जितनी भी प्रकार के खनिज पोषक है उन सभी खनिज पोषकों को बाहर निकालते हैं। तो क्या करेंगे? उसको हम HCl से धोएंगे। HCl से 1 या 2 बार धोने से जितनी प्रकार के क्षारीय प्रकार के पदार्थ हैं वो पूर्ण रूप से HCl के साथ में क्रिया करके लवण बना देते हैं, और लवण बनाने के बाद में जल हम उसको जल से धोते हैं तो वो जल के साथ में बाहर निकल जाता है। ऐसे रेत जो जल से धोने के पश्चात होती है उसको हम सुखाते हैं। तो रेत को क्या करेंगे हम? रेत को सुखाना। अब जल से धोने के लिए हम उसको कई बार धोते हैं ताकि संपूर्ण HCl की मात्रा है वो बाहर निकल जाए। अन्यथा जब HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, तो वो पौधों की जड़ों पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। रेत जब सूख जाती है तो सूखी हुई रेत में कोई किसी प्रकार के खनिज पोषक नहीं होते हैं। तो ये जो होती है वो खनिज लवण रहित रेत होती है। इसको हम सामान्य भाषा में निर्जर्म रेत कहते हैं। अब इस रेत को क्या करेंगे? हम अलग अलग प्रकार के गमलों में भरेंगे। अलग अलग प्रकार के गमलों में उसको भर दिया हमने। गमलों में भरने के बाद में उसके पौधे लगाएंगे। पौधे एक ही प्रकार के होंगे। इसमें क्या लगा दिए? पौधे लगा दिए। अब इसमें क्या करेंगे कि एक गमले में तो सभी आवश्यक पोषक तत्व जो हमने पादप भस्म विश्लेषण के द्वारा ज्ञात कर लिए कि कितनी प्रकार के तत्व होते हैं, उसका लवणीय विलीन इसको डाला जाता है, और बाकी सभी के अंतर्गत एक की कमी रखी जाती है। जैसे इसमें मैग्नीशियम की कमी रख दी, इसमें नाइट्रोजन की कमी रखी, इसमें आपने फास्फोरस की कमी रखी, इसमें आपने पोटेशियम की कमी रख दी। इस प्रकार से बहुत सारे गमलों में एक एक तत्व की कमी रखते हैं। जो एक तत्व की कमी युक्त विलयन में पादप संवर्धन हो रहा है, ऐसे पादपों को नाम देते हैं अपूर्ण पादप। और ऐसे विलयन को भी क्या नाम देंगे? अपूर्ण पोषक विलयन, जिसमें किसी एक तत्व की कमी हो, अथवा न्यूनीकृत पोषक विलयन। और दूसरा जिसमें सभी पोषक तत्व हैं पाए जाते हैं वो पूर्ण पादप, और जिस विलयन के अंदर वो संवर्धित होता है उसको नाम देते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन सॉल्यूशन। इसमें सभी पोषक तत्व हैं, इसमें पोटेशियम की कमी है। अब इसकी पादपों की वृद्धि पर होने वाला प्रभाव, इसके पर्ण पर, इसकी शाखाओं पर उत्पन्न होने वाले लक्षण किसके कारण, कमी के कारण होंगे? पोटेशियम की कमी का। इसमें हम कह सकते हैं कि पर्ण पीले रंग की, क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो रहा है। हमने किसकी कमी रखी थी? मैग्नीशियम की। अर्थात मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? क्लोरोफिल निर्माण नियमित नहीं होता, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती। तो इस प्रकार से हम सभी गमलों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा पोषक तत्व पादप के लिए क्यों उपयोगी होता है। किसकी सहायता से? अपूर्ण पादप और पूर्ण पादप, या अपूर्ण पोषक विलयन और पूर्ण पोषक विलयन के माध्यम से। अब रेत के अंतर्गत समस्या ये आती है कि एक तो इसके अंतर्गत लवण ज़्यादा होते हैं, तो इसको निर्जम करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, और दूसरा रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। इसकी जल अवशोषण क्षमता भी कम होती है, इसलिए इसको बार बार आपको पोषक विलयन डालने पड़ेंगे। इसके कारण अधिक मात्रा में पोषक विलयन खराब हो जाता है। इसके कारण
हम इस रेत के स्थान पर अन्य प्रकार के पदार्थ जैसे क्वार्ट्स, प्लास्टिक चिप्स या वर्मी कुलाइट का उपयोग करते हैं, जिसके कारण लेबर कम लगती है, श्रम कम लगता है और रिजल्ट जल्दी आता है। सबसे अधिक जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो वर्मी कुलाइट का है। इसको कृत्रिम मृदा भी कहते हैं। क्या नाम देंगे? कृत्रिम मृदा। इस वर्मी कुलाइट जो एक प्रकार का निष्क्रिय एसिड है की सहायता से जो संवर्धन करवा रहे हैं उसको नाम देते हैं वर्मी कुलोपोनिक्स। क्या नाम देंगे? वर्मी कुलोपोनिक्स। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, क्या रोल है? तो सबसे पहले ये पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है। कैसा है? निष्क्रिय, इसीलिए अन्य तत्वों के साथ में कोई क्रिया नहीं करता। दूसरा, ऊष्मारोधी होती है। अब ऊष्मारोधी होने का फायदा क्या होता है कि ये जल्दी से गर्म नहीं होता और जल्दी से ठंडा नहीं होता। रेत क्या होती है? रात को बिल्कुल ठंडी हो जाती है और दिन को बहुत गर्म हो जाती है। तापांतरण अधिक होने के कारण ये जड़ों पर जल अवशोषण की क्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा, रेत के अंदर जल अवशोषण क्षमता कम होती है, लेकिन वर्मीकुलाइट की जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इस वर्मीकुलाइट का संगठन इस प्रकार से होता है कि उसमें आसानी से जड़ें ग्रो कर सकती है। यदि टेक्सचर इसका संगठन अधिक मजबूत या सघन हो जाता है तो उस स्थिति में जड़ें आसानी से विकसित नहीं होती। इसके अतिरिक्त ये हल्का होता है। कैसा हुआ? हल्का। और हल्का होने के कारण वर्मीकुलाइट युक्त गमलों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। धूप में रखना है, साया में रखना है या दूसरे स्थान रखना है। जबकि रेत से भरे हुए गमले होंगे तो उसमें वेट अधिक होने के कारण उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने में समस्या आती है। तो ये था वर्मीकुलाइट, जिसको हम बालू के स्थान पर उपयोग में लेते हैं। प्रश्न कई बार आ सकता है, आता भी है कि वर्मीकुलाइट का उपयोग संवर्धन के लिए क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या होता है। तो हमें 3 से 4 पॉइंट लिख करके उसको समझाना होता है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक पादपों में खनिज पोषण का फर्स्ट भाग कंप्लीट करते हैं। इसके अंतर्गत हमने बालू संवर्धन और पादप भस्मों विश्लेषण के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जल संवर्धन, जो पोषक तत्वों की अनिवार्यता को ज्ञात करने की एक विधि है, उसको पढ़ेंगे और खनिज पोषक कितने प्रकार के होते हैं उसका एक सामान्य सा वर्गीकरण डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।